सभी को वेलकम, नमस्ते, प्रणाम। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला और नमस्कार। आए। नमस्ते सर, नमस्ते सर। डालमिया जी, राजश्री मैम, सभी लोग, रीटा मैम, अधुलिन जी, सबका स्वागत है। हम आज रूपाली जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे दोबारा, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन में। ये काउंसलर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चों के साथ खासकर इनको बहुत अच्छा लगता है काम करना। इनके वर्कशॉप भी लेती हैं और विजडम शेयरिंग अनेकों जगह पर ये करती रहती हैं। पिछली बार इन्होंने नवरात्रि के बारे में, देवियों के बारे में बहुत अच्छा सेशन इसी प्लेटफॉर्म पे लिया था। आज ये हमें थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो आनंद करुणेश जी की किताब है, उसमें से एक चैप्टर, यानी एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल, ये बताने वाली हैं। जहां पर कि एक आत्मा की कहानी की वो किस तरह से अंधेरे में से चलकर और रोशनी की तरफ जाता है, कुछ इस तरह की कहानी आज वो बताने वाली है। लक्ष्मी जी द्वारा चैनल आनंद करुणेश जी की किताब। रूपाली जी आज हमें एक दो अध्याय बताने वाली है। बहुत बहुत वेलकम रूपाली जी, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये किताब मेरे तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए मैं आप बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड जैसे कि आपने बता ही दिया कि ये जो किताब है हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं और ये आनंद जी की किताब है और इसमें जो किताब में ये जो लक्ष्मी माता हैं उनके साथ में उनका क्वेश्चन एंड आंसर्स एक चैनलिंग वो करते हैं और उसमें उन्होंने अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अलग-अलग अवतार लिए हैं एज़ द्रौपदी या बोलेंगे राधा के रूप में या यशोदा के रूप में, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी एक्सप्लेन करी हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 26 है, जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और थोड़ा-सा जो मैंने समझा और जो मैंने इसमें मुझे जो रियलाइज़ेशंस हुए उसको मैं अपने एक्सपीरियंस को आप तक शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है या आप कहीं से इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो कुछ भी आपके मन में भी आता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक यात्रा पे, एक सुंदर सी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो चैप्टर था हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसमें जो लक्ष्मी जी हैं, अभी तक क्या था कि लक्ष्मी जी आनंद जी को बता रही थी क्वेश्चन एंड आंसर्स के ज़रिए कि वो कैसे इन्कार्नेट हुई हैं अलग-अलग जन्म में। अब इसमें जो आनंद जी हैं वो बोलते हैं कि मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती है मुझे पता है लेकिन फिर भी आप बताइए। तो वो बताते हैं कि जो मेरा बचपन था, वो बहुत ही मैजिकल तरीके का था। मतलब 18 साल तक वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही ब्लिसफुल बचपन जिया है और उनको ये लगता था कि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, मतलब उन वो भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसा ही हैप्पीनेस को फ़ील कर रहे हैं। लेकिन उनको बहुत बाद में ये समझ में आया कि जो स्टेट में मैं रहता था, जिस ब्लिसफुल स्टेट में मैं रहता था, वो और बच्चों से अलग थी। तो वो जब वो 18 साल तक उनके साथ में ये ब्लिसफुल मोमेंट्स होते रहे, वो हैप्पीनेस को फ़ील करते रहे। लेकिन 18 साल जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, तो उनकी लाइफ़ में एकदम से एक टर्न आता है और कुछ 9 महीने का फ़ेज़ ऐसा आता है, जिसमें वो खुद बोलते हैं कि वो इतना दर्दनाक था कि जैसे मुझे लगा कि अगर धरती पर कहीं कुछ नर्क है, तो वो मेरा ये टाइम पीरियड है, क्योंकि वो उनको इतना दर्द में थे, वो इतने फेयर्स में थे कि वो उसको मतलब फेस ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसी के दौरान उनके पास में उनको एक किताब मिलती है जिसका नाम है द साउंड ऑफ वन हैंड। तो उस किताब में जब वो पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि वो ये जो किताब उनको मिली, तो उसमें जब पढ़ते हुए जो विज़डम उन्होंने इसको गेन किया और जो जब अब इम्प्लीमेंट करने लगे अपनी लाइफ़ में, तो उन्होंने ये समझा कि जब हम अपने जो डर हैं, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो डर खत्म हो जाते हैं। एंड जिस समय उन्होंने ये ऐसा इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, वो अपने जो डर थे, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे या थॉट्स थे, उनको वो जब पूरी तरह से अपने अंदर समेटते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो डर वो ये समझते हैं उस समय पे कि और वो बताते हैं कि जैसे ही जिस मोमेंट में मैंने अपने सारे फियर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वहीं से मेरा हैप्पीनेस, मतलब वो जो दर्द वाला पीरियड था वो खत्म होने लग गया और मैं एक दूसरी ही डायरेक्शन में, एक दूसरी ही तरफ मुड़ गया, मेरी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई और मैंने उन दर्द को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए अपने उस फियरफुल साइड को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और उस पेन को डिसॉल्व करके एक, मतलब वो कहते हैं एक झटके में वो सारा जो दर्द था, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था वो खत्म होता चला गया।
और मैंने उस fearful साइड को भी अपने अंदर पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, और उसी की वजह से जो मेरे रिलेशनशिप्स थे या मेरी जो कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन था, वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। तो ये जब वो ये सारी बातें लक्ष्मी जी को बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यही तो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। तो लक्ष्मी जी उनको बोल रही हैं कि यही डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जहाँ पे एक आत्मा जो बहुत ही दर्द से गुजरती है, मतलब उस समय पे उस आत्मा को ऐसा लगता है कि उसका दोबारा से रीबर्थ हो रहा है। वो आत्मा इतने दर्द से गुजरती है, और उसको ऐसा ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक माँ एक बच्चे को बर्थ देती है, जितना फेयर एंग्जायटी में वो रहती है, और जैसे ही उस फेयर एंग्जायटी को वो रिलीज करती है तो एक बच्चे का जन्म होता है। वैसे ही जब एक सोल इस प्रोसेस से गुजरती है, तो वो उसी दर्द, उसी पेन्स में रहती है। और फिर लेकिन जैसे ही उस आत्मा के अंदर वो अवेयरनेस आती है कि ये जो फेयर्स हैं, जिसमें अगर मैं इसको इसकी आँखों में आँखें डालकर देखूँ, तो क्या होगा कि वो डर जो है वो एकदम से डिसॉल्व हो जाएँगे। अगर हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगी कि जैसे हम बचपन में क्या होता था कि कभी एकदम से लाइट चली जाती थी, तो क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, एकदम डर जाते थे। हम उस डर को इतना बड़ा बना लेते थे कि उस डर के बाद में अलग-अलग थॉट्स को हम ले आते थे। मतलब एक थॉट आया कि भई लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, अब मेरे पास कोई आएगा। फिर कोई आएगा, फिर उसके बाद में मुझे मारेगा। ऐसे करके हम एक लूप बना लेते थे। तो वो लक्ष्मी जी वही कहती है कि हम जब उस डर को फेस कर लेते हैं, और आपने आनंद जी ने उस समय क्या किया, उस डर को फेस किया और उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए उस डर से वो बाहर निकले, अपनी ईगो को सरेंडर किया, और यही हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल को बुला गया है। तो इसके बाद में वो जो उन्होंने बताया कि जैसे हम जब ये हमारे साथ में घट रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले होते हैं उस समय पे। ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल अकेले थे। लेकिन उस समय पे जो आपकी हायर सेल्स थे, जो असेंडेंट मास्टर्स थे, जो डिवाइन आपके गुरुज़ थे, वो आपके साथ में थे। आपकी स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रही थी। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं नहीं थी, लेकिन वहाँ पे सरस्वती माता आपके साथ में पूरे टाइम पे थी, जो आपके हर पल में इस पाथ में आपको हेल्प कर रही थी, आपको गाइड कर रही थी। लेकिन उस समय पे एक आत्मा को ऐसा लगता है, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजरता है, कि उसको लगता है कि शायद मेरे पास में कोई है ही नहीं, एक अंधकार है, और उस अंधकार में सिर्फ उसको अपने डाउट्स, अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास नजर आ रहे होते हैं। लेकिन वहां पे अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस, पूरी सरेंडर के साथ में इस प्रोसेस को होने दें, तो क्या होता है कि फिर हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं, और फिर हम अपने एनलाइटनमेंट की ओर जाते हैं, अपने बेटर वर्जन की तरफ चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद आनंद जी बोलते हैं कि अच्छा, ये तो थैंक यू, ये तो बहुत ही मेरा पेनफुल वाला एक्सपीरियंस था। तो ये होता ही क्यों है? वो लक्ष्मी जी से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके होने का सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि ये आपने चूज़ किया है। ऐसा नहीं था कि ये जो प्रोसेस आपके साथ में घटा है ये पहली बार हुआ हो। लेकिन ये आपने ही चूज़ किया था कि मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हो, जिससे मैं अपने जो मेरे लोअर चक्रास हैं वो ओपन अप हो, और आप पूरी तरह से जिस पाथ पे आप चल रहे हैं आज, उस पे आप चलते रहें। तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस होता है, और ये हर एक आत्मा इसको चूज़ करके आती है कि ये अगर प्रोसेस से अगर वो गुज़रती है, तो वो अपने उन सारे चक्रास को, जैसे अभी हम इस चैप्टर में और उसके नेक्स्ट चैप्टर में 3 चक्रास पे मेनली बात करेंगे, जो कि मूल जो फर्स्ट टाइम अभी जॉइन कर रहे हैं, जिनको चक्रास के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। मूलाधार चक्र के बारे में, जो कि हमारा रूट चक्र होता है सबसे नीचे, फिर उसके बाद में हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, जो कि हमारी नाभि से 4 उँगली नीचे होता है, और फिर उसके बाद में हमारा मणिपुर चक्र होता है। तो 3 चक्रास के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो लक्ष्मी जी हैं, वो आनंद जी को बोलती है कि आपकी जो ये चक्रास का बैलेंस करना था, वो जो बैलेंस होना था, उनको अलाइनमेंट में लाने के लिए ये प्रोसेस से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद में वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो फिर ये कहते हैं कि मुझे जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी, तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पेन में था। तो इसमें लक्ष्मी जी कहती हैं कि बिल्कुल आप रहे होंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप इस पेन में गुज़र रहे थे, तो वो उस पेन को जब आपने पूरे सरेंडर के साथ में एक्सेप्ट किया, और आपने अपनी ईगो को बिल्कुल सरेंडर करा फर्स्ट चक्रा पे, तो फर्स्ट चक्रा पे ही आपको एम्प्टीनेस की फीलिंग आई, और वो जब एम्प्टीनेस की फीलिंग आपके अंदर आई थी, तो वहीं से आपका
मतलब आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए थे। आप अपने जो ट्रू सेल्फ है उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया था। और वो जो फर्स्ट जो आपका चक्रा जब एम्प्टीनेस आपने उसको फ़ील किया, तो क्या हुआ था, वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। लेकिन जब वो एम्प्टीनेस आपने फ़ील कर ली, वो ब्लिस को आपने फ़ील कर लिया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जब भी आपका लॉजिकल माइंड आपको बार-बार इस लूप में लेके आ रहा था, क्योंकि क्या होता है, एज़ अ सोल हमारे साथ में क्या होता है कि हम एक लूप बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, एक ही तरह के फ़ियरफुल थॉट से। मान लो अगर मैं आज बीमार हूँ, तो मुझे उसी से रिलेटेड सारे फ़ियरफुल थॉट्स मैं बना लूँगी और मैं उसी में बार-बार, बार-बार, बार-बार मैं उसी में जाती रहूँगी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि उस लूप का टूटना ज़रूरी होता है। तो वही आनंद जी ने किया कि जब उन्होंने पूरी तरह से समर्पण किया, तो उन्होंने वो लूप को तोड़ा। और अगर उनका माइंड बार-बार उसी लूप पे उनको लेके भी जा रहा था, तो उनको अपनी जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग थी, जो ब्लिस की फीलिंग थी, वो याद आ जाती थी। और उसकी याद आने की वजह से क्या होता था कि वो दोबारा से अपने उस अलाइनमेंट में आ जाते थे, उस चक्र को अलाइन कर लेते थे। एंड फिर लक्ष्मी जी कहती है कि इसी तरीके से जब सेकंड चक्रा पे आए, तो सेकंड चक्रा हमारा होता है इमोशंस से रिलेटेड, मतलब हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड करता है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि आप इमोशनली इतने अटैच थे, आप इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, तो वो चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपने जब लव एंड फॉरगिवनेस का यूज़ किया, जब आप फॉरगिव कर पाए अपने रिलेशनशिप्स में, तो तब आपका सेकंड चक्रा भी अलाइन होता चला गया। और जब तक आप थर्ड चक्रा पे पहुँच रहे थे, तो थर्ड चक्रा पे आते-आते आप हम गॉडेसेस से जुड़ चुके थे, जिस वजह से आपका जो था तीनों चक्रास ओपन होने शुरू हो गए और आप हार्ट चक्रा पे पहुँच गए। और हार्ट चक्रा पे जब आप पहुँचे, तो तब आपको अपना वो वाला जो रूप था, जो चाइल्डहुड में आप बार-बार ब्लिस को महसूस कर रहे थे या हैप्पीनेस को महसूस कर रहे थे। तो क्या होता है ना, जब हमारे साथ में ऐसी कोई घटना घटती है, आप में से बहुत लोग ध्यानी भी हैं और आप लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे कि जब हम ध्यान में बार-बार जाते हैं और अगर हम एक बार भी उस जॉय को फ़ील कर लेते हैं, तो क्या होता है ना कि हम चाहे फिर हमारे पास में कितनी ही प्रॉब्लम्स लाइफ़ में आ रही हों, तो हम दोबारा से उस जॉय को याद करते या उस मेडिटेशन के हाईएस्ट एक्सपीरियंस को याद करने के बाद में फिर से हम अपने आप को उस पेन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ आनंद जी के साथ में होता जा रहा था। वो चाहे उनकी लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ से बाहर निकलते रहे। इसके बाद में फिर आनंद जी लक्ष्मी माता जी से पूछते हैं कि डू सच पेनफुल प्रोसेस हैपन टू एवरीवन? क्या ये प्रोसेसेस सबके साथ में होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ अ सीकर अगर हम चाहें, मतलब देखें, तो हम सब इन सब चीज़ों की बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये वो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा उन्होंने रखा कि क्या ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो सबके साथ में होता ही होता है? तो वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, हर सोल ये डिसाइड करके आती है कि उसके साथ में हो या ना हो, वो डिसाइड करके आती है। लेकिन वो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट का। तो अगर वो कहते हैं कि अगर हम जीसस क्राइस्ट को देखें, वो चाहे इतनी हायर बीइंग थी, इतनी उन्नत आत्मा थी, लेकिन जब वो अपने लोअर चक्रास पे आई, जब उन्होंने अपने लोअर चक्रास को एक्सपीरियंस किया और वहाँ से ऑपरेट करना शुरू किया, तो जब वो डेज़र्ट में गई, क्योंकि लोअर चक्रास हमारा क्या होता है, हमारा सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी हमारी शरीर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब कपड़ा, मकान, रोटी, मतलब जो भी हमारी नीड्स होती हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारी सेफ्टी है, हमारी सिक्योरिटी। तो जब हम इसके पास में अलाइन होके चीज़ें करने लगते हैं, तो हमारा फर्स्ट चक्रा से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, तो क्या हुआ कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर गई। लेकिन वो इतनी उन्नत आत्मा थी, तो उनको पता चला कि मेरे पास नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे अटैक कर रही हैं, तो उस अवेयरनेस की वजह से वो एकदम से उन्होंने इस चक्रा को अपना क्लियर किया, तो वो उस चीज़ से अटैच नहीं हुए। और इसमें लक्ष्मी जी कहती हैं वो फॉलन एंजल्स थे। फॉलन एंजल्स कौन होते हैं? ये बहुत अच्छा नया चीज़ मुझे समझने को मिला इसमें, कि फॉलन एंजल्स वो आत्माएँ होती हैं जो कि अपनी चॉइसेस की वजह से, अपनी गलत चॉइसेस की वजह से गलत रिलायंस में चली जाती है। मतलब लोअर के जो नीचे के लोग होते हैं उनमें चली जाती हैं और वो अपनी अ, मतलब अपने को ऊपर करने के लिए या अपनी सदगति पाने के लिए वो ऐसी हायर बीइंग्स के साथ में अटैच होने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्राइस्ट थे वो एक उन्नत आत्मा है, तो उनको जैसे ही अवेयरनेस आई उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया और वो फिर अपने पूर्ण एनलाइटेन, मतलब वो भी पूरा एनलाइटनमेंट को उन्होंने पाया। फिर उसके बाद में जो आनंद जी हैं वो पूछते हैं कि अच्छा, ये तो क्राइस्ट का था, लेकिन सभी लोग क्राइस्ट जैसा तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, क्योंकि वो एक
बहुत हाई लेवल की आत्मा है, और एक नॉर्मल बीइंग के लिए सेम एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डार्क ऑफ द नाइट जो सोल की बात कर रहे हैं उससे हर कोई ही गुजरता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या मदर टेरेसा की लाइफ में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने सुना है कि मदर टेरेसा की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ ही था। तो लक्ष्मी जी इसमें कहती हैं बिल्कुल इसमें हुआ होगा, क्योंकि मदर टेरेसा एक ऐसी हायर बीइंग थी जो कि जब कोई बीइंग बहुत ओपन हार्ट से धरती पर आता है तो वो क्या होता है कि उनका जो पर्पस होता है वो दूसरों को हील करना होता है। उनका जो एसेंस है उनके बीइंग का वो है हील करना। तो जो मदर टेरेसा था उनका जो एसेंस ही था वो दूसरों को हील करना है, उनका जो फोकस है सारा, या उनका ये बोले कि एक मिशन जो उनका वो लेकर आई है वो सिर्फ यही है कि दूसरों को हेल्प करना। तो डार्क ऑफ द नाइट ऑफ द सोल तो वो जरूर उन्होंने फील किया, क्योंकि उनकी आत्मा में कहीं ना कहीं एक जीसस क्राइस्ट को लेकर एक लॉन्गिंगनेस थी। मतलब एक होता है ना कि जब एक आत्मा अपने आप को अपने डिवाइन से सेपरेशन का फीलिंग में आती है, या उसको दर्द होता है कि मेरा तो होम सिकनेस जिसे बोलते हैं, तो वो चीज उनको क्राइस्ट से थी, तो इसलिए उनके साथ में डार्क नाइट ऑफ द सोल तो होना ही होना था। लेकिन कभी भी मदर टेरेसा ने ये नहीं बोला कि मुझे इनलाइटनमेंट मिल जाए या क्या मुझे इनलाइटनमेंट मिलेगा, क्योंकि उनका जो एक मदर टेरेसा का एक नेचर था, एक जो जिस तरह की पर्सनालिटी वो थी, वो उनका सिर्फ ध्यान ही केवल और केवल दूसरों की मदद करने में, दूसरों की देखभाल करने में था। तो उन्होंने ये कभी अपने आप से ये कोशिश नहीं की कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो इतनी उन्नत आत्मा थी कि जिस मतलब जब वो मरने वाली थी, मतलब जब उनका ट्रांजिशन का टाइम था, तो उनको पता था कि 30 दिन पहले मैं उस टाइम पे भी अपने आप को वो चॉइस ले लूंगी कि मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। जब उनका ट्रांजिशन का टाइम आया था तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को वो टाइम दिया, और उसके बाद में उन्होंने उनको पता चला कि मेरी बॉडी अब इस लायक नहीं है कि मैं सर्व कर पाऊं, तो उन्होंने अपने आप को ये चूज किया कि मैं वहां से निकल जाती हूँ, और दूसरी जो आत्माएं जो और किसी को हेल्प कर सकती है उनको जगा दी। तो फिर उसके बाद में वो पूछते हैं कि क्या उनको जो मदर टेरेसा है उनको वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, इनलाइटनमेंट हुआ भी था। एनलाइटनमेंट। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि इनलाइटनमेंट बिल्कुल मिला था, क्योंकि जो मदर टेरेसा थी जब वो 30 साल की थी, उनके साथ में एक मिनी इनलाइटनमेंट घटा था, एक छोटा सा, मतलब बहुत बड़े प्रोसेस में इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, लेकिन छोटे तौर पे उनके साथ में जब वो बहुत ज्यादा प्रेयर्स और सरेंडर के भाव में आई तो उनके साथ में घट गया। लेकिन मदर टेरेसा का, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि उनकी जो पूरी एनर्जी, पूरा जो फोकस है वो किस तरफ जा रहा था, वो दूसरों को हेल्प करने में जा रहा था। क्योंकि अब हम भी देखते हैं ना कि हमारा, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। जैसे मदर टेरेसा का बिल्कुल क्लियर था कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने एनलाइटनमेंट पाया, क्योंकि उनका जो क्लियरिटी ऑफ पाथ होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए उन्होंने, जब उन्होंने 30 साल में ये उनका एनलाइटनमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरों को मदद करने के चक्कर में वो अपना भूल गई, बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं रहा कि मेरा एनलाइटनमेंट हो चुका है, मतलब मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका ट्रांजिशन वाला टाइम आने लगा तो उनका, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ी, और तब वो पॉइंट आया कि जब वो अपने अंदर गई, और जैसे ही वो अपने अंदर गई, जब उन्होंने अपने लोअर चक्रा से कनेक्ट करना शुरू किया, अपने दर्द को, अपनी बीमारी को देखना शुरू किया, तो उनके चक्रास ओपन हुए, और जब चक्रास ओपन हुए तो उनको वो जो मिनी एनलाइटनमेंट था, जो उनका वो ब्लिस वाला मूवमेंट था, उनको रिकॉल हो गया, और वो रिकॉल होते ही उनका एनलाइटनमेंट घट गया। एंड वो एनलाइटनमेंट उस लेवल का था कि जब हम बोलते हैं, काफी बार हमने किताबों में भी पढ़ा है, कि जब किसी की मृत्यु घटती है या जो ट्रांजिट करता है एक एक मतलब पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में, तो हमारे हायर सेल्स या हमारे हायर गाइड्स या कोई भगवान देवी देवता हमें लेने के लिए आते हैं। तो वहां पे खुद जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए वो पूरा टाइम इतना ज्यादा, जिनकी प्रेयर्स में रहती थी, सरेंडर भाव में रहती थी, तो वो ही उनको लेने के लिए आए। तो वो फिर आनंद जी बहुत ही, मतलब बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि क्या कितना अच्छी बात है कि जो बीमारी, जिस बीमारी को हम बीमारी समझते हैं, वो उनके लिए गिफ्ट की तरह से आई। तो इसमें लक्ष्मी जी भी बहुत प्यार से बोलती है कि क्यों तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं हुआ था कि जब तुम बीमार हुए, तुम्हारे साथ में भी तो यही हुआ था कि तुम्हारी जो बीमारी थी, तुमने जब उसको पूरा सरेंडर किया, जब पूरा देखा, तो तुम्हारे साथ में भी तो ऐसे ही घटा था। तो कहते हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, हम लोगों के अंदर क्या है ना, हम जो बीमारी है उसको पनिशमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि वो हमारे बिलीव्स इस तरीके से बने हुए हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो बीमारी बीमारी नहीं, बल्कि एज अ गिफ्ट है कि
अपने अंदर जाने के लिए। तो ऐसे ही जो आनंद जी हैं उनके साथ में वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं जब 24 साल का था तो मेरे साथ में भी ऐसे ही कुछ घटा। मैं ऑलमोस्ट मतलब मरने वाला था और करीबन 14 साल तक मेरी हालत बहुत खराब रही। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, मैं चल भी नहीं पाता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ में इन 14 सालों में मेरी जो अवेकनिंग घटी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में विज़डम पता चला। और हर रोज़ रात मेरे साथ में आउट ऑफ द बॉडी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस जब होते हैं, तो उनके साथ में भी वो होने लगे। और जब उनके साथ में वो घट रहा था तो उनको लगता था कि कोई ऐसी एक एनर्जी है जो उनको एक एनवलप की तरह चारों तरफ मतलब उनके चारों तरफ आ जाती है और उनको पूरी तरह से हील करती है। तो वो ये सारे अपने एक्सपीरियंसेस लक्ष्मी माता को बताते हैं और बड़े ही मतलब उससे उससे बताते हैं कि हम जिस तरीके से सिकनेस को सिकनेस मान बैठते हैं वो सिकनेस नहीं होता है। और वो फिर बोलते हैं कि वो ये जो जैसी ही मेरी सिकनेस खत्म हुई, जैसी ये बीमारी खत्म हुई, तो मेरा ये जो पूरा वननेस को जो मैंने एक्सपीरियंस किया था या जो आउट ऑफ द बॉडी में एक्सपीरियंसेस कर रहा था या वो जो हीलिंग वाली एनर्जीज मेरे अंदर आ रही थी, वो मैं फिर कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमारी ही मेरे पास से चली गई। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा इसका इनका जो उन्होंने जिस तरीके से इसको समझाया। तो इसमें फिर लक्ष्मी जी कहती है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो जिस सिकनेस की आप बात कर रहे हो ना, उसने आपको तैयार किया इस काम के लिए जो अब आप कर रहे हो। अगर ये चीज आपके नहीं होता तो आप शायद ये काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिकनेस ही आपके जो कर्मास थे उसको क्लियर करने में काम आई। आपके चैनल्स जो आपके हमारे जो वो होते हैं चक्रास नीचे वाले लोअर्स वाले, तो उन तीनों चक्रास को ओपन करने में जो हेल्प किया वो इस बीमारी ने किया, क्योंकि वहां पर जाकर वो देख पाए। जब वो चल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं पा रहे थे, तो तब उनको एक लेसन यहाँ पे मिला कि मैं कैसे अपना एक टाइम पे एक काम कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने अपने कर्मास को हील कर सकता हूँ, कैसे मतलब मुझे आगे के इन स्टेप्स को लेना है। तो जैसे हम ये जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो ये उसके लिए क्या करता है ना कि सबसे बड़ा गिफ्ट ये बीमारी बनती है अगर हम उस अवेयरनेस के साथ में उसमें आ जाएं। अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए कि ये बीमारी अभी हमारा टाइम है वो पॉज लेने के लिए, कि हम अपने अंदर जाएं और देखें कि कैसे हम अपने आप को इन कर्मास को हम हील कर सकते हैं और कैसे हम अपनी चक्रास के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में एक गिफ्ट होता है एक सोल के लिए। क्योंकि अगर आप चारों तरफ, लक्ष्मी जी इसमें कहते हैं कि अगर आप चारों तरफ देखें तो इन एम्बिशंस की वजह से या वर्क की वजह से या बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हम एक इम्बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। तब हमारे पास में ये जो सिकनेस है वो एक गिफ्ट की तरह आती है। और ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे जो प्रियजन हैं उनके लिए भी ये एक गिफ्ट की तरह आती है, क्योंकि वो हमें वो क्या करती है, ना केवल हम अपने कर्मास को हील करते हैं इस सिकनेस की वजह से, बल्कि हम मदद करते हैं उन लोगों को भी जो कि वो अपने कर्मास को हील कर लें। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये समझाया। इसके बाद में वो ये बोलती है कि जब हम टोटल सरेंडर कर ले इस सिकनेस में, तभी हम अपने चक्रास को भी ऑपरेट कर सकते हैं। तभी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये किसी पनिशमेंट के तौर पे नहीं आई है, बल्कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आई है, जिसको हमें समझना है और जिसके अंदर जाकर हमें अपने चक्रास के साथ में हील होते हुए अपने कर्मास को क्लीन करना है, क्लियर करना है। फिर बोलते हैं कि आपके फादर ने भी तो ऐसे ही किया था। उनके एग्जाम्पल बताते हैं तो बताते हैं कि जैसे आपके फादर ने ऐसा किया, आपके फादर जब उनका ट्रांजिशन का टाइम आया, जब उनका वो पीरियड आया कि जब वो जब मतलब उनका डेथ होने वाला था, उससे 3 दिन पहले वो कोमा में चले गए। और जैसे ही वो कोमा में चले गए, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल एक हाई सोल थे, तो उन्होंने वो भी पूरी अवेयरनेस के साथ में अपनी हायर सोल के साथ में कनेक्ट कर पाए। और जब उन्होंने कनेक्ट किया तो उन्होंने भी अपने तीनों चक्रास को, क्योंकि वो बॉडी में भी थे और वो हायर सेल्फ के साथ में भी कनेक्टेड थे, तो उन्होंने अपने तीनों चक्रास को हील करते हुए वो अपने मतलब हार्ट चक्रा तक पहुंच पाए और उसके बाद उन्होंने इनलाइटनमेंट को भी पाया। तो वो इसी तरीके से उनके फादर की भी बता रहे थे। इसके बाद में वो बोलते हैं कि जैसे ये जो होता है डेथ,
के बारे में लक्ष्मी जी बताती हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि जो हम डेथ होता है ना, हम उससे इतना डरते हैं, इससे भागते हैं, क्योंकि हमने अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेथ को, वो ये है कि लाइफ एंड डेथ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लाइफ होता है, डेथ होता है, लाइफ होता है, मतलब इट्स अ सर्कल काइंड ऑफ अ थिंग। ये पूरा एक सर्कल है। तो उसमें हमें ये नहीं है कि हमने अभी तक ये समझा है कि लाइफ शुरुआत है और अंत जो है वो हमारा मृत्यु है। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु को बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मी जी ने एक्सप्लेन किया कि ये एक टाइम ऑफ इक्वलाइजर है, मतलब एक बैलेंस करने का टाइम है। और यहाँ पर हम, अगर हम पूरी अवेयरनेस के साथ में अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं डेथ के प्रोसेस को, तो हमारे पास में चांसेस होते हैं कि हम एनलाइटनमेंट को पा सके। अब वो समझाती हैं इसमें एग्जाम्पल देके कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है, मतलब रियलाइज सोल है, ध्यान करता है, प्रैक्टिसेस कर रहा है, ज्ञान को ले रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कि ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। तो वो क्या होगा, दोनों कि अगर दोनों के मृत्यु के समय पे अगर दोनों को ही अवेयरनेस रहती है और वो इस प्रोसेस को सरेंडर करते हैं, तो वहां पे बहुत चांसेस होते हैं कि दोनों का जो इनलाइटनमेंट का लेवल होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों ने ही उस प्रोसेस के लिए सरेंडर किया है। और डेथ जो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जहां पर एक टाइम पर आप, वो एक प्रीशियस मोमेंट है जहां पर आप इनलाइटनमेंट को पा सकते हो। तो वो जो एशियंट कल्चर था हमारा, उसमें डेथ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत, मतलब उसको ऐसा बुरा तरीके से, जैसे अब हम देखते हैं डेथ को कि एक कर्स के रूप में, या हम बहुत बुरा मानते हैं डेथ को, तो वो वैसा नहीं था, बल्कि उसको सेलिब्रेट किया जाता था पूरे जॉय के साथ में। तो इस ये तो था आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि हमने भी पढ़ा। अब इसमें मतलब जो मुझे समझ में आया, तो मुझे यही लगा कि एक आत्मा जो है ये खुद से ये लेके आती है, मतलब ये सोच अपना पास चुन के लेके आती है कि मुझे इस दर्दनाक रास्ते से गुजरना ही गुजरना है, ये दर्द, ये अंधेरे से गुजरना ही गुजरना है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें, जब हम ये मतलब अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे करना ही, तभी हम उस इनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक बीज जब धरती के नीचे बोते हैं, तो उसको उस समय पे कैसा महसूस, उसको लगता है कि बिल्कुल अंधकार है, बिल्कुल, मतलब मेरे पास कोई मदद नहीं है, कोई कहीं से कोई हेल्प नहीं है। लेकिन आप, अगर वो बीज अंदर है तो उसके ऊपर पानी भी जा रहा होगा, उसको कोई ना कोई, उसको सनलाइट भी मिल रही होगी, उसको कहीं ना कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर्स भी मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीजें उसको मिल रही, लेकिन उसको पता नहीं होता। वो उसको पता कब चलता है, जब वो बीज फट के एक पौधे के रूप में ऊपर आता है। एंड देन, जब वैसे ही आत्मा की यात्रा है, जब हम उस प्रोसेस को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, पूरी तरीके से इस प्रोसेस में गुजर, अपने आप को अलाउ करना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने आप को अलाउ करना है। एंड ये चैप्टर मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए मैं कनेक्ट कर पाई, क्योंकि लकीली बोलिए कि मतलब कुछ समय पहले ही मैंने इस फेज को फील किया, कि जब मुझे लगा कि मतलब इट्स, ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन वो इतना दर्दनाक सिचुएशन मेरे लिए मतलब क्रिएट हो गई कि मुझे, मेरे फेयर्स मेरे सामने ट्रॉमास की तरह मतलब चारों तरफ हैं, और मुझे लग रहा है मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, और ऐसा लग रहा है कि ना तो स्पिरिचुअलिटी में मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना कुछ हो पा रहा है, मतलब बिल्कुल अंधकार जैसा, समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन अब जब मैंने इस किताब को पढ़ा, तो आई कैन रिलेट दिस थिंग कि यस आई हैव, मतलब शायद मेरी आत्मा ने भी वो चूज किया था कि मुझे इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना था। और जैसे ही मैंने उस पीरियड को फेस किया, मतलब जैसे ही मैंने सरेंडर किया, और पूरी जिसे कहते हैं ना कि मतलब मैंने उस समय ये छोड़ दिया कि जैसा मतलब डिवाइन आप चाहते हो आप करो, एंड ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे लोग मिलने लग गए, मुझे ऐसी किताबें मिलने लग गई कि जिससे मुझे रास्ता दिखने लगा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट एंड सरेंडर। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको, मतलब वो कहते हैं ना, पकवान, लड्डू और जो भी बोले वो सब हमें मिलना शुरू हो जाता है, जब हम उस डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इस रास्ते पे चलते हैं। तो ये तो था आपका चैप्टर 26, डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर किसी को भी कुछ भी इसमें अगर शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम चैप्टर नंबर 27 पे जितना हो पाएगा वो भी कर लेते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? इस वाले चैप्टर कोई काफी इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट शेयर चैप्टर करना है, चाहता इसलिए है, ब्रेक। बताना चाहता हाँ, है तो। ब्रेक। बहुत अच्छा समझाया रूपाली जी, आपने बहुत अच्छा थैंक यू। डार्क नाइट और अपने एग्जाम्पल्स दिए। तो इसमें जो हम अपना एग्जाम्पल्स की, जब बीमारी या कोई भी कष्ट आता है,
तो वो हमने ही प्लान किया होता है और उससे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र खुल जाते हैं। अगर ये सार समझे तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 27 है फ्रॉम ईगो प्रीमोडियल जॉय। सो अब जैसा कि उन्होंने हमने डेथ के बारे में हमने पढ़ा और समझा कि आनंद जी बोलते हैं, लक्ष्मी जी बोलती हैं कि डेथ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस समय पे कि हम उस समय पे भी इनलाइटेंड हो सकते हैं। तो वहां पे जो आनंद जी हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब कि पहले के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मतलब उनको क्या अपने, मतलब वो बहुत हैरान होके पूछते हैं कि क्या उनको अपने प्रियजनों का मरने का उनका दुख नहीं होता। तो लक्ष्मी जी बहुत प्यार से समझाती है, कहती है कि मरने का दुख तो क्यों नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आज के जो लोग हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं वो नीचे की ओर चली गई है, तो वो पहले के लोग ज्यादा अवेयरनेस में थे, तो उनको क्या था कि वो उस चीज को समझ पाते थे। तो उन्होंने समझा कि वो सफर नहीं करते थे, पेन तो जरूर होता था लेकिन वो सफरिंग में नहीं बदलता था। तो इसमें वो कहती है कि क्योंकि उसका जो मेन कारण था, क्योंकि वो लोग जो थे डिवाइन के ज्यादा पास थे। अब डिवाइन के पास होने का कारण क्या होता है, जब डिवाइन का पास हम एक आत्मा डिवाइनली गाइडेड या पास में होती है, जैसे कि हमने उनका सुना था पांडवस का, कि जब वो डिवाइन के पास में होती है तो उनके जो गुण होते हैं वो भी डिवाइनली ही होंगे, और उनको उनकी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वो खुशी का एहसास, जो प्रीडोमिनल जॉय हम बोल रहे हैं, जो प्रीडोमिनल जॉय को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो एक हमारी सोल का आनंद जिसे कहते हैं ना, जो जो आदि अनंत तक है, जिसका कोई मिटा नहीं सकता, वो हमारी आत्मा के अंदर है। तो वो पहले के लोगों में उसकी अवेयरनेस आज के लोगों से ज्यादा थी, तो इसीलिए वो सफर नहीं करते थे। वो पेन तो होता था उनको लेकिन वो सफर नहीं करते थे। और ये जो आनंद की बात कर रहे हैं वो इतना डीप, इतना प्रोफाउंड होता है। जब आप अपने थर्ड चक्रा से कनेक्ट करेंगे तो आप, बहुत सारे लोग ध्यानी हैं तो मैं तो मतलब अगर बोलूंगी तो थोड़ा सा लगेगा मुझे, लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे कि वो जब हम कनेक्ट करते हैं उस हैप्पीनेस से, उस जॉय से, तो एक अलग आनंद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उसका कोई आदि अंत मतलब कहीं वो लिमिटलेस है। और जो हमारे चक्रास की अगर हम बात करें तो वो फिर पूछते हैं कि आप बताएंगे कि चक्रास में वो जो आप बोल रहे हो ये प्रीमोडियल जॉय, जो आनंद की बात कर रहे हो, आप उसके बारे में और बताएंगी। तो वो कहते हैं कि आपके जो दो चक्रास होते हैं, नीचे के चक्रास, पहला दूसरा, पहला जो चक्रा है वो मूलाधार है, मूलाधार मतलब रूट चक्रा जो है, एंड देन उसके बाद में आ जाता है आपका स्वादिष्ठान चक्रा। तो दोनों जो चक्रा हैं वो आपके, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि दोनों आपका बॉडी से ज्यादा आप उससे अटैच होते हो, मतलब उसमें आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी की बातें आप ज्यादा सोचते हो। आप अपने बॉडी से रिलेटेड, मतलब कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, मतलब जो हमारी नीड्स हो गई, हम उसी के बेस पे ऑपरेट करते हैं। तो ये वाला जो है उसमें जो जॉय भी मिलेगा, आप सोचो अगर हमारा शरीर के तौर पे हम सोच रहे हैं तो हम जॉय भी कैसा सोचेंगे, उसी लेवल का सोचेंगे। अगर हम रिलेशनशिप में भी जॉय ढूंढने की कोशिश करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा रिलेशनशिप का है, इमोशन का है, अगर हम वो इमोशन की बात करेंगे तो हमारा उसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ही फाइनाइट होगी, मतलब वो बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम मणिपुरम में पहुंचते हैं, मणिपुरा एक ऐसा स्थान है जहां पे हमारा वो आनंद हमारा होता है, जो हमारी सोल का आनंद है, प्रीडोमिनल जो प्रीमोडियल जॉय जिसको बोल रहे हैं, वो जॉय हमारा उस जगह पे होता है। और जैसे ही कोई सोल उससे कनेक्ट करती है तो वो अपना दरवाजा खोलती है उस जॉय के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, एंड अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही हम वो एम्प्टीनेस को फील करते हैं तो हम उस जॉय को फील करते हैं। इसके बाद में फिर आनंद जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डज द थर्ड चक्र हैव बोथ ईगो एंड प्रीमोडियल जॉय। तो अब उनको दिमाग में फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या, अगर आप तो बोल रहे हो कि वहां पे सिर्फ जॉय जॉय है तो वहां पे ईगो भी होती है। तो कहते हैं बिल्कुल होती है, क्योंकि ईगो क्या है, ईगो हमारा पार्ट ऑफ माइंड है। और अगर हम चक्रास की बात करते हैं तो पहला चक्रा जो हमारा नीचे वाला है मूलाधार, वहां पे हमारा इंस्टिंक्चुअल माइंड होता है, एंड वो उसका जो एलिमेंट है वो हमारा अर्थ का है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अर्थ का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी या आपकी बॉडी लेवल से अगर हम करेंगे तो वो फर्स्ट चक्रा। सेकंड जहां आपका आ गया वो होता है आपका इमोशन से रिलेटेड चक्रा, एंड उसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। एंड थर्ड चक्रा जो होता है वो चक्रा है हमारा थिंकिंग चक्रा। अब ये थिंकिंग चक्रा क्या है, इसका जो एलिमेंट है एयर है। अब आप इसमें थोड़ा सा गौर करें
कि थिंकिंग चक्र से हमें क्या समझ में आ रहा है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हम बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा है, तो उसी समय पे आप देखेंगे कि सारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके जितने भी स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि पेट से रिलेटेड बीमारियां जो आती हैं, वो इसी इसी चक्रास के वजह, इस इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। तो ये तीनों चक्रा का अलाइनमेंट होना और इनका ओपन अप होना बहुत जरूरी है। और ये तीनों माइंड जब ऊपर की तरफ अगर बढ़ना शुरू होता है, जब एक्सप्रेशन, दो चक्रास में तो आपके माइंड हो गए, तीसरे में जो एक्सप्रेशन जो आता है ईगो के रूप में, वो आता है आपके थर्ड चक्रा में। तो थर्ड चक्रा में के आसपास आपका चारों तरफ ईगो हो गई। और ईगो के साथ साथ वो कहते हैं कि जब आप इस ईगो को ही डाइल्यूट करोगे, जब आप इस ईगो को डाइल्यूट करोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, जो माइंड के माइंड से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो माइंड से जैसे कि जो भी हमने पास्ट लाइफ से अपने लिमिटेड पैटर्न्स लेके आए हुए हैं, या लिमिटेड बिलीफ्स, मैं अपने शरीर को लेके, अपने दुनिया को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके जो भी मैंने बिलीफ्स होल्ड किए हुए, वो इन तीनों चक्रास में होते हैं। जो भी डर होते हैं वो हमारा पहला चक्र है, जो भी इमोशन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो हमारा दूसरा चक्र है। और ये मिलके क्या करते हैं ना, तीसरे पे अटैक करते हैं, और तीसरे पे ही ईगो के फॉर्म में हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप इनको एम्प्टी करना शुरू करोगे, डाइल्यूट करना शुरू करोगे, तब एनलाइटमेंट आपका घटता है। तो सेंटर ऑफ द बीइंग को में क्या करना होता है, हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। और जब जैसे ही कोई आत्मा इस चीज को करना शुरू करती है, या कोई हम रेगुलर ध्यान करने की बाद जब हम इसको सरेंडर करके पूरा इस थर्ड चक्रा पे वर्क करते हैं, तब हम अपनी इस चीज को बिल्कुल डाइल्यूट करके अपने उस चक्रा को ओपन करते हैं। और यही जगह है जहां पे आपके हायर सेल्फ्स या आपके जो गाइड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो थर्ड चक्रा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि डज ऑल सफरिंग कम टू एन एंड आफ्टर दिस एनलाइटमेंट। वो कहते हैं कि जैसे ही मतलब ये जो इनलाइटनमेंट है आपका, जब अगर किसी के साथ में हो जा रहा है, मान लीजिए मेरा इनलाइटनमेंट घट गया, तो क्या ये सफरिंग सारी खत्म हो जाएंगी? तो लक्ष्मी जी इसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि एक बच्चे को आपने कभी देखा है, तो बच्चा क्या होता है ना कि 1 मिनट में उसको मतलब वो बहुत दुखी हो जाता है, और 1 मिनट में वो बहुत खुश है। तो वो क्या है, वैसे ही एक इनलाइटेंड, मतलब एक बीइंग है जिसने ये छू लिया, जिसने इनलाइटनमेंट को छू लिया, वो वैसे ही है। अगर उसका पूरा इनलाइटन नहीं भी घटा है, तो क्या होगा कि वो वहां तक जाएगा। मतलब वो उसकी अगर सिचुएशन, मान लीजिए उसकी सिचुएशन ऐसी आई कि उसकी लाइफ में कोई बीमारी आ गई या कोई परेशानी आ गई, तो वो थोड़ी देर के लिए वहां तक जाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी सोल में, उसकी आत्मा में उस हैप्पीनेस का कंटेंट है, उसके अंदर वो चीज है कि भाई मैंने तो ये ब्लिस महसूस किया, और उसको ये पता है कि ये सब ऊपरी ऊपरी है, एक इल्यूजन है। तो वो फिर वहां से वापस आ जाता है, जैसे कि आनंद जी के साथ में हुआ था, जब वो फर्स्ट चक्रा पे उन्होंने एम्प्टीनेस को फील किया, जब मैंने पहले समझाया था। तो वो वैसे ही उस सब आत्मा के साथ में वैसे ही होता है कि वो एनलाइटनमेंट अगर एक बार आपके साथ में हो गया, तो आप उस प्रोफाउंड, क्योंकि वो इतना प्रोफाउंड होता है, इतना डीप होता है, कि उसके बाद में आप किसी से बात नहीं करना चाहते। और आप में से सभी लोग ध्यान करते हैं, और ध्यान में आप देखते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो एक स्टेट ऐसा आ जाता है ना कि एक थॉट मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसको विटनेस के रूप में देख रही हूँ, फिर दूसरा थॉट आ रहा है, फिर तीसरा थॉट आ रहा है, फिर मैं उसको डिसॉल्व करती जा रही हूँ। और जैसे जैसे वो एक थॉट के बीच में का, दो थॉट के बीच का जो गैप है वो बढ़ना शुरू होता है, और मैं उसको जो एक्सपीरियंस करती हूँ उस एम्प्टीनेस को, तो वो क्या होता है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे मुझे समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। और ये सारा जो माया जाल हमने अपने आप अपने चारों तरफ क्रिएट कर रखा है, वो वहीं से डाइल्यूट होने लग जाता है। तो लक्ष्मी जी इतने सुंदर तरीके से इसको समझाती है कि जैसे ही कोई आत्मा को एक्सपीरियंस कर लेती है, इस जॉय तक पहुंचती है, तब उसको ये समझ में आता है कि अरे मैं तो ये जो मैं मान बैठा था, अभी तक अपने आप को मान बैठी थी कि मैं ये शरीर हूँ, तो वो तो मैं हूं ही नहीं। और वहीं से आपका एम्प्टी होने लगता है पूरा माइंड, वहीं से आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में, एक आप अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में पहचानना शुरू करते हो, और वहीं से आपका एनलाइटनमेंट शुरू होता है। और एक ये स्टेज होती है, उसके बाद में एनलाइटनमेंट भी कहीं लेवल्स पे घटता है। और जब वो घटना शुरू होता है, तो जब आप बिल्कुल ऊपर तक पहुंचते हो, तब आपको
जहां आपने वास्तविक स्वरूप को देखा, उसके बाद में आईनेस का, इजनेस का, एमनेस का, और अपना जो वो कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। और तब जब आप अहम ब्रह्मास्मि को पहचानते हो, जब आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हो, तब आपको लगता है कि अरे, जो सामने वाला है वो भी तो मैं ही हूँ। तब वननेस की फीलिंग में आप आते हो, और जैसे ही वो आते हो तो तब आप पूरी तरह से एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हो। और यही वो जगह है जहाँ पे आपको फिर आपके जो सारे एज अ गिफ्ट आपके हायर सेल्स, आपके गाइड्स, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको मिलते हैं और आपको वो गाइड करते हैं आपकी यात्रा में। जैसे जैसे आप इसमें उनकी हेल्प लेते हो, वैसे वैसे वो आपको गाइड करते चले जाते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि इनलाइटनमेंट, मतलब अगर सफरिंग नहीं होती है इनलाइटनमेंट के बाद में, तो इसके बाद में वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू टेल अस मोर अबाउट द ईगो अराउंड द थर्ड चक्रा? क्या आप ईगो के बारे में बताओगे जो हमारे थर्ड चक्रा पे है? तो जो थर्ड चक्रा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि वहां पे क्या होता है ना कि नीचे के चक्रा से ऊपर की तरफ आप बढ़ते चलते हो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो। और जो नीचे के चक्रास के जितने भी फेयर्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी माइंड का गेम नीचे के चक्र में, वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और थर्ड चक्र में जाके एसिमिलेटेड होता है, वहीं पे आपकी ईगो भी है। तो वो जो चक्र है, वही आप अपने आप को इस दुनिया में कैसा देख रहे हो, आप सेल्फ, आपका क्या प्रोजेक्शन है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप कितना पावरफुल फील कर रहे हो, वो सारी चीज यहीं पे आपकी कनेक्ट होती है। एंड वो जो वो कहती है कि जो ईगो है वो मतलब थोड़ी मात्रा में अगर ईगो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक आपका फुल एनलाइटनमेंट नहीं होता तब तक ईगो होना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर वो डिसअप्रोप्रिएट हो जाए, अगर उसकी ग्रोथ में अगर ये हो जाए कि वो बैलेंस आप नहीं कर पाए अपने चक्र में, तब वहां से आपकी सफरिंग शुरू होती है, क्योंकि तब आप फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो नेगेटिव चीजों को। तो इसके बाद में वो कहते हैं कि जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो भी हमारे इसी जगह पे एसिमिलेटेड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो थर्ड चक्रा का प्लेस है, वो बहुत ही ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है। क्योंकि अगर आप खुद ही समझिए कि अगर हमारे सारे कर्मास भी यहीं एसिमिलेटेड हो रहे हैं, हमारी ईगो भी यहीं है, तो हमारे पास भी कितना चांसेस हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हम जितना ज्यादा हम इस वाले चक्रा को क्लियर करते चले जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे पास में चांसेस होते हैं अपने बेटर वर्जन बनने के लिए और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस वाली जो चक्रा है उसमें एक उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी ईगो को डिसॉल्व करने की जरूरत होती है, अपने माइंड को डिसॉल्व करने की जरूरत होती है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई आर कार्मिक पैटर्न्स एसिमिलेटेड इन द थर्ड चक्रा? क्यों हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो सिर्फ थर्ड चक्रास में ही आ रहे हैं? तो वो यही कहते हैं कि जो थर्ड चक्रा है वही एक प्लेस है कि जहाँ पे सारे जो कर्माज हैं, आपने जो पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्मा किए होंगे वो भी एसिमिलेटेड हैं। एंड आप अब देखो कि आपने जो भी फेयर्स, जो भी डाउट्स, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स जितनी पास्ट लाइफ से आपने लिए होंगे, आपके वो सारे आपके थर्ड चक्रा पे हैं। तो वो सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की जगह भी सबसे ज्यादा यही है। वो एक आत्मा के ऊपर चॉइस होती है कि वो उस चीज को, इस ईगो को सरेंडर करना चाहती है और उस जॉय को फील करना चाहती है, या फिर वो इस ईगो को बढ़ाकर उस सफरिंग को की तरफ जाना चाहती है। तो ये चॉइस वो कहते हैं पूरी तरह से इस आत्मा के पास में होती है, उस सोल के पास में होती है। अगर हम चाहें तो हम इसी उसमें इनलाइटेंड भी हो सकते हैं, और अगर हम ये चाहें कि हम नहीं, हमें तो अपनी स्ट्रेंथ, अपना जो ईगो है उसी को बहुत ज्यादा मतलब हम उसको बढ़ाएं, तो उसके बाद में हम सफरिंग्स को मतलब इनवाइट करते हैं। तो उसके बाद में ये बोलती है कि जो आपका थर्ड चक्रा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर यहाँ पे आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो आपके ऊपर वाले चक्रास में भी बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप, क्योंकि ये वाली जो जगह है, जो ये चक्रा है, यहीं से आप वर्कaholic बन जाते हो, यहीं से आपके अंदर ना वो जिद आ जाती है कि मुझे काम करना है, मुझे, मेरा एम्बिशन है, मेरा ये है। और यहीं से जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, मतलब आप ड्रिंकिंग बोलो या फिर आप अल्कोहल या फिर आप बोलो ड्रग्स बोलो, ये सारी जो हमारा जब भी थर्ड चक्रा डिसअलाइंड होता है या उसमें इम्बैलेंस आता है, तो हम इस तरफ की तरफ मुड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है जितना पॉसिबिलिटी, मतलब पॉजिटिव वे में ये
चक्रा हमें पॉजिटिव तरीके से हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर हम इसमें ना ध्यान दें तो उतना ही नेगेटिव तरीके से ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज क्या है इसमें, कि अगर हम इसको क्लाउडेड छोड़ दें, मतलब इसको इसमें हम स्टक हो जाएं, इसको हम क्लियर नहीं करते हैं, तो हम उतना ही नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हैं, उतना ही नेगेटिव एनर्जीज को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और फिर हम और भी ज्यादा परेशानियों से घिर जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है, कि क्योंकि हमारे एंजल्स और गाइड्स भी हमारी यहीं पे हैं, अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस में आ जाए और अपने गाइड्स और अपने जो एंजल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, तो हमें पूरी की पूरी प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे मिलती है, पूरा पूरा गाइडेंस हमें मिलता है। बस जरूरत है एक आत्मा की उस अवेयरनेस में आने की और अपने ईगो को थोड़ा सा सरेंडर करने की। बाकी जो हेल्प होती है वो हमारी गाइड्स और हमारे हायर सेल्स हमें करती हैं। तो ये था यहाँ तक। इसके बाद में आगे आप क्या कहते हैं अनुराधा जी, और आगे करना है तो मैं एक दो और क्वेश्चंस कर लेती हूँ। आ, अम, आ, कर सकते हैं ना? जैसे आपका यहाँ पर भी समाप्त कर सकते हैं, और जो आगे पढ़ना चाहे वो चैप्टर में पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें दो चार क्वेश्चंस अगर हम दो, आई थिंक दो और ले लेते हैं। हाँ ठीक है मैम, ओके। ठीक है ना? तो ये इसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं दोबारा से, कि क्या हिटलर कि अभी इम्बैलेंस था चक्रास में? तो वो लक्ष्मी जी कहती है बिल्कुल था। आप अगर उनका लाइफ पूरी देखें तो वो तो पूरे ही इम्बैलेंस थे उनके चक्रास, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनका ईगो था, उन्होंने ईगो को बिल्कुल भी कभी भी सरेंडर नहीं किया। और उसको ना सरेंडर करने की वजह से क्या होता था, कि वो उनकी जो हायर सेल्फ उनको गाइड कर रही है, जैसे कि हमने बोला कि हमारे हायर सेल्फ हमारे पास में हमेशा ही हैं गाइडेंस के लिए, तो वो अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाते थे, और ना सुनने के कारण की वजह से ही उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन किया। तो वो यही कहती हैं कि बिल्कुल उनके जो सारे चक्रास थे वो बिल्कुल पूरी तरह से इम्बैलेंस थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ईगो को कभी भी सरेंडर नहीं किया। फिर आनंद जी पूछते हैं कि वैसे ही फिर वो बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है, अगर आपकी हमारे पृथ्वी पर यूनिवर्स में ऐसा कुछ होता है कि कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है इतनी, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में, तो क्या होता है? तो वो कहते हैं कि तब डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, तब डिवाइंस जो हैं वो इनकारनेट होते हैं, जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पे इस बैलेंस को दोबारा से बनाने के लिए। तो फिर आनंद जी कहते हैं अच्छा, जैसे शिवा ने या फिर जैसे आपका दुर्गा काली ने लिया है या गॉडेसेस ने लिया है, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल वैसे ही आते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनके मन में उन लोगों के प्रति भी कोई जजमेंट नहीं होती कि वो बुरे हैं हम अच्छे हैं या ये लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए आते हैं और वो बैलेंस ही बनाते हैं। जैसे कि वो समझाते हैं कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैंसर का एक एग्जांपल बोलते हैं कि अगर बॉडी में हमारे कैंसर आ जाता है तो हम उसको एक इविल की तरह नहीं देखते, बल्कि उसको ट्रीट करते हैं, उसको क्योर करते हैं। और फिर उसके बाद में वो कहती है कि अगर जितने प्यार से आप उस बीमारी को ट्रीट करोगे, जितने प्यार आप उसको दोगे, तो कैंसर जैसी बीमारी भी वापस लौट कर नहीं आती, क्योंकि आपने जितना उसको देना था आप उसको दे चुके होते हो। तो ये जब आनंद जी मतलब समझ रहे होते हैं तो वो उनके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं कि जो ये तो जो हिटलर था ये तो एक ऐसी फॉर्म थी, मतलब एक जो बहुत ही मतलब वैसा ईगो का मैनिफेस्टेशन था जिसने इतना डिस्ट्रक्शन किया। तो क्या सटल वे में भी ईगो आती है? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, जो स्पिरिचुअल ईगो है वो तो एक सटल वे में ही आती है। तो पूछते हैं कि इसको कैसे हम सरेंडर कर सकते हैं? तो वो कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो जैसे कि आपके पास में साइकिक पावर्स आ जाए, आपको लगे कि नहीं यार मैं तो बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत ध्यानी हूँ और मेरे पास में तो इतनी पावर्स हैं, वो भी एक ईगो का फॉर्म है। या फिर मैं ये सोचूं कि मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं इतने लोगों को ध्यान करा रही हूँ, इतना ज्ञान दे रही हूँ, तो वो भी एक साइकिक मतलब एक ईगो का ही फॉर्म है जो हमारे अंदर आती ही आती है। लेकिन क्या होता है कि उसको हम कैसे सरेंडर करें? तो वो पूछ रहे हैं। तो वो लक्ष्मी जी कहती है कि बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को मतलब इससे इस ईगो को सरेंडर कर सकते हो। आप इसको इम्ब्रेस करो और उसके बाद में पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। मतलब वो कहती है कि इसमें हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती, हमें इससे भागने की जरूरत नहीं है कि हम इससे भागें, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से इम्ब्रेस करें, पूरी तरह से इसको अंदर उतारे कि यस ये जो है ईगो हमारे अंदर है, और उसको इम्ब्रेस करते हुए, उसको बिना उसके साथ में लड़ते हुए झगड़ते हुए इसको लेट गो करें। और जैसे ही हम लेट गो करेंगे तब हम देखेंगे कि हम एक और अपने अलग लेवल ऑफ अचीवमेंट पे जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो
लक्ष्मी जी हैं वो समझाती हैं कि अपनी ईगो को सरेंडर करना, अपनी ईगो को सरेंडर करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बचपन में से ये सब शुरू हो जाता है, मतलब जो ईगो है वो हमारे चाइल्डहुड से ही आ जाती है? तो लक्ष्मी जी कहती है बिल्कुल, जब बच्चा होता है, मैंने ये चीज़ कहीं और भी पढ़ी थी कि जो बच्चा होता है उसके ऊपर के 3 चक्रास तो खुले होते हैं, लेकिन उसके नीचे के 3 चक्रास क्लोज़ हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो नीचे का चक्र है वो हमारे शरीर से रिलेटेड, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी नीड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो बच्चा होता है, जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके अंदर फ़ियर आ जाते हैं, या फिर उसके अंदर डर आता है, या फिर उसके कुछ ट्रॉमास होते हैं। तो वो उसके जो नीचे के चक्रास हैं, जो मूलाधार है या फिर स्वादिष्ठान है, वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। और जहां वो क्लोज होते हैं, और जब वो अपनी टीन एज में पहुंचता है, तो उसको ये लगता है कि मुझे अब आगे क्या बनना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो कहीं ना कहीं वो डर के कारण उसकी ईगो भी ट्रिगर कर जाती है, और जब ईगो ट्रिगर होती है तो वो और ऊपर की तरफ उठती है और वो थर्ड चक्रा में चली जाती है। और थर्ड चक्रा में जाते ही वो क्या होता है, फिर उसके बाद में उसका थर्ड चक्रा भी क्लोज हो जाता है। और थर्ड चक्रा जैसे क्लोज होता है तो फिर उसका वही काम, वही प्रोसेस अगेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि चाइल्डहुड से ही ये हमारे तीनों चक्रास क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो ये समझाते हैं कि ये जो आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे हमारे जो चक्रा है, थर्ड चक्रा का, अगर मैं प्योर क्रिएशन की बात करूँ तो वो आनंद है। और जो ये ईगो है वो हमारा पॉल्यूशन है, साइकिक पॉल्यूशन जो है वो हमारी ईगो है, इस थर्ड चक्रा की। तो वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मतलब मुझे साइकिक पॉल्यूशन को दूर रखना होगा और एनवायरमेंटल फ्री एक फ्रेंडली जो चक्रास बनाने होंगे, जिससे कि जो पॉल्यूशन ये क्रिएट कर रहे हैं वो पॉल्यूशन ना करें, और बल्कि मेरा जो चक्रा है वो पूरी तरह से अलाइंड रहे। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी पूरा समझाती हैं उनको कि कैसे हम अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, इसके बाद में अगर फिर हम कल करेंगे इसके आगे का, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंटली मुझे सुना, और मुझे चांस दिया अनुराधा जी ने इस चीज़ को समझाने के लिए। सो थैंक यू सो मच अनुराधा जी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने पूरे ही ऑलमोस्ट 99% चैप्टर्स पूरा सशब्द समझा दिया मेरा है। ना मतलब मैं जब ये कर रही थी तो मैंने सोचा मैं इसकी समरी लिखती हूँ, लेकिन मुझे इनके शब्द इतने पसंद आए कि मुझे लग रहा था कि उसकी एनर्जी शायद सब तक पहुंचे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं, कि वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ओम प्रकाश जी सिर हिला रहे हैं तो वो भी सहमत हैं। बाकी सभी लोग अभी चैट में भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कोई मास्टर अगर कुछ कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, शेयर करना चाहे, तो जरूर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम, प्लीज आप अनम्यूट करके बोले राजश्री मैम। नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत दिन से मैं, जैसे आप लोग को पता है, मैं पिछली बार भी जब नवरात्रा का वो क्लास हुआ था तो मैं थोड़ा rest में थी। राशि जी तो आपकी ना अब मुझे आवाज वो कट रही है समझ बीच आ में। रहा है हाँ, आवाज बीच में कट रही है। कि बीच में मेरे कट जो रही भी है मैम। कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। मैम वीडियो ऑफ करके बोलें, शायद फिर ठीक होगा। अच्छा, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर। ओके ओके ओके। तो मैं यही बोल रही थी कि जो तकलीफ मुझे हो रही थी और उसका निदान कुछ नहीं निकल रहा था, एक के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, किंतु मेरी अंदर से यही आवाज आ रही थी कि ये एक स्पिरिचुअल क्लीनिंग टाइम है। तो वो आज इसका वैलिडेशन, मतलब पूरा 100% इसका वैलिडेशन हो गया कि ये जो चक्रा है मेरा ईगो वाला ही पार्ट है जो मेरा मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर रखा है, और उसी से ही जो है ये ठीक होगा। थैंक यू रूपाली, एंड थैंक यू थैंक यू आंटी। अनुराधा जी। थैंक थैंक यू यू फॉर राजश्री मैम। शेयरिंग। इतना इजी तरह से बात को बताने के लिए। जी थैंक मैम। यू सो मच। जी।
बहुत अच्छा आपने बताया। अपने जब जीवन में हम इस चीज को जोड़ लेते हैं तब वो ज्ञान हमारे लिए सजीव हो जाता है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। और रूपाली जी ने भी इस पूरे सब्जेक्ट को बिल्कुल सजीव एकदम अलाइव करके बताया। बहुत बहुत थैंक यू। और कोई कुछ अपना बात रखना ओम प्रकाश चाहेगा? जी शायद बोल रहे हैं ना। या ओम प्रकाश जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोलें। नमस्कार अनुराधा जी। नमस्ते नमस्ते। और सबसे पहले मैं रूपाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इतनी इजी वे के अंदर में और सारी बातों को समझाया। थैंक यू अंकल। इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी चीज, सुख और दुख जो है ये अपने लाइफ के पार्ट एंड पार्सल है, और इनको हर हाल में अपने को फेस करना ही करना है। अगर हम इसको हंस के फेस करते हैं तो कम महसूस होता है, तकलीफ कम होती है। बिल्कुल अंकल, ये तो है ही। अगर जब हम अपने जो हमारे एक्सपीरियंस जो भी है, एज अ आपने तो सारे कोर्सेज भी किए हैं, तो आपको पता ही है कि ये तो एक हमारी आत्मा की यात्रा है और हमने ही कुछ चूज किया है, दुख को भी और सुख को भी। और जब हम इससे परे हो जाते हैं तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं है ही। अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहता बिल्कुल, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरे मैं जब रास्ते में चल रहा था तो साइकिल रिक्शे से मेरे हाथ में चोट आ गई थी, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये भीतर से चमड़ी, मतलब मांस पूरा भीतर से बाहर आ गया था। मुझे मुझे इमीडिएट उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो रास्ते के ऊपर में साइड में एक एलोपैथी की दुकान थी, मैं वहां गया, जाके मैंने दिखाया। तो उसने वो टिंचर राइडिंग से पूरा उसने सफाई वफाई की, तो मेरे चेहरे के ऊपर में हंसी देखी उसने। तो बोला बोला क्या दादा, आपके इतना चोट लगा हुआ, आप हंस रहा है। मैं रो के क्या फायदा है भैया। और मैं पूरी बैंडेज वगैरह करवा के जब घर आया तो घर में नेचुरली नजर तो पड़ेगी घर वालों की। तो बोला क्या हो गया ये। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी सी चोट लगी है। खाली एक काम करो, वो किसी कंपाउंडर को बुला लो, मुझे टिंचर राइडिंग का वो उसका क्या बोलते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं ना, लोहे से चोट लगने के बाद में जो देते हैं। एक दिन बाद में जब ड्रेसिंग वापस किया है ना, तब उन लोगों को पता लगा कि इतनी गहरी चोट है। बोला आप तो बोल रहे थे थोड़ी सी चोट है, तो बोल क्या बड़ी करके और बड़ी क्या होगा, जो बड़ी है उसको छोटी दिखाओ ना, तो अपने आप छोटी हो जाएगी। ये मेरा एक सही पर्सनल बोला। एक्सपीरियंस है। सही सही। दानिया जी, ओम प्रकाश जी, सही आपने बताया। और दर्द तो होता है, लेकिन उस दर्द से जिस तरह से हम मतलब उसको डील करते हैं, आपने बोला खुशी से डील करना या जिस भी तरह से डील करते हैं, तो वो उससे हमारे मतलब हम उससे हाँ, आगे भी उसने जाते हैं। उसने और कंपाउंडर ने मेरे चेहरे पर हंसी देखी तो उसके मुंह से निकल गया, बोला क्या दादा, आपके इतना बड़ा चोट लगा और आप हंस रहा है। बोला जी भैया ये तो यही सिखा है हमने तो। जी जी।